हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सर्विस एजुकेशन पीसीएस में। करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे अप्रैल मंथ का। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने मार्च का किया था, प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है। और पीडीएफ सब ये जो है ना, ये पेड ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है। ये कंटेंट जो है ये आपको यूपी पीसीएस और आरओ और यूपी एग्जाम जितने भी होते हैं ना, सब में ये काम आता है। और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को स्टैटिक जीएस जो है उसके भी फैक्ट साथ में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो काफी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। अप्रैल 2026 ये फुल मंथ का है, कंपाइलेशन है। अब वीकली तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो ये कंपाइलेशन देता हूँ, पूरा महीने का एक साथ दे देता हूँ। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक इसमें है एनसीपीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो है हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एक सेकंड, बस करंट के लिए आपको जानना है कि एनसीबीसी की जो अध्यक्ष है अभी हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है। इनका नाम है निरंजन ज्योति। ठीक है, ये फैक्ट, ये करंट अफेयर्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिटी से जो क्वेश्चन है वो हम लोग भी रिवाइज कर ले रहे हैं अभी। एक और फैक्ट है यहाँ पे, किरण उमेश ने, यहाँ पे लिखा है किरण उमेश ने आयोग की सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। तो आपको चेयरमैन भी याद रखना है, और साथ साथ में एक जो मेंबर है उनको भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है। किरण उमेश उनका नाम है। ये कितनी मेंबर बॉडी होती है ये सब आप जान रहे हैं ना, ये अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस कमीशन के बारे में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल पूछा जाता है, टेन्योर पूछा जाता है, कार्यकाल पूछा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एनसीबीसी के बारे में देख लेते हैं। एनसीबीसी कैसी संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पहचानते कैसे हैं? पहचानने का तरीका मैंने कई बार बताया है कि अगर आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल के फॉर्म में उल्लेख है किसी संस्था का, तो फिर वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। ठीक है, जैसे आप एनसीबीसी पढ़ते हैं, एनसीएसटी पढ़ते हैं, एनसीएससी पढ़ते हैं, ये सारे कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे नीति कमीशन है, नीति कमीशन, तो नीति कमीशन आपने आर्टिकल तो पढ़ा नहीं कोई, है ना, कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है नीति कमीशन का, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहा जाता। और इसके साथ साथ पूछा जाता है 102वां संविधान संशोधन 2018 जो है, इसी संविधान संशोधन ने इस संस्था को संवैधानिक संस्था बनाया, यानी दर्जा दिया। क्लियर है? तो एक फैक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया, ये याद रखना है आपको। 102वां संविधान संशोधन था 2018 वाला, जिसने बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराया। ठीक है, वैसे स्टैट्यूटरी बॉडी तो पहले से ही थी। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक संस्था है। कि मैंने बॉडीज पर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। मुझे लगता है ये सारी चीजें आप समझ में आती होंगी आप लोगों को, कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, ये सारी चीजें आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो शुरुआत में तो ये जो कमीशन था ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, यानी सांविधिक संस्था थी। सांविधिक, इसको हिंदी में सांविधिक बोलते हैं, सांविधिक संस्था थी। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। 102वां संविधान, ये संविधान संशोधन जो है, तो आपको याद रखना ही है। इससे क्या हुआ, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये बन गई थी, लेकिन साथ में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, 338 बी। ठीक है, 338 बी, यही तो पूछा जाता है परीक्षा में। 338 बी में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है, एनसीएसटी भी हम लोग पढ़ते हैं, एनसीएससी भी पढ़ते हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसका भी आर्टिकल आपको याद रखना है, 338। 338 में एससी एनसीएससी है, और 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर एसटी है। तो ये तीन आर्टिकल पूछे जाते हैं, 338 बी हो गया, 338 ए हो गया, और 338 हो गया। ठीक है, पहले ये जो नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी जो था, एसटी और एससी, ये पहले एक कमीशन हुआ करते थे, जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। फिर बाद में अलग अलग कर दिया गया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए संरचना क्या है। एनसीबीसी ये 5 मेंबर बॉडी है, ध्यान रखना है, जिसमें से आपने अध्यक्ष लिख लिया कि अध्यक्ष अभी किसको नियुक्त किया गया है, और एक मेंबर को भी अभी नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम याद रखना है। चेयरमैन है निरंजन ज्योति, और एक मेंबर है किरण उमेश। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए, किस देश ने भारतीय निवेश हेतु एक विशेष केंद्र स्थापित किया? ये किया गया है जापान के द्वारा, भारतीय निवेश हेतु एक विशेष केंद्र जापान ने स्थापित किया है। यह केंद्र फैसिलिटेशन यानी
हेल्प के लिए, सहायता के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि जापान की बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है ना, वर्किंग स्टेज में है। काफी कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं भारत में, जापान की। आप डेटा देखेंगे तो 1434 कंपनियां एक्टिव है ना। तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए जापान ने एक केंद्र खोला है भारत में। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट 17A जो है ये किससे संबंधित है। आपको बस इतना याद रखना है कि इंडियन नवल शिप जो है ये इंडियन नवल शिप से संबंधित है, और इसके अंतर्गत 7 INS बनाए जा रहे हैं। ये 7 भी डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7, प्रोजेक्ट 17 में 7 INS ये बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अभी ये लॉन्च हुआ होगा, दूनागिरी ये बन गया होगा तो हैंड ओवर किया होगा। INS दूनागिरी को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। दो चार कंपनियां हैं ना, डिफेंस वाली कंपनियां जो ये शिप्स बनाती हैं, इंडियन नवल शिप्स बनाती हैं। जैसे हम लोग मझगांव पढ़ते हैं, है ना, मझगांव पढ़ते हैं, एक आपने ये गार्डन रीच पढ़ी रहे, गार्डन रीच है। ये सब डिफेंस कंपनीज हैं जो बनाती हैं। ये 7 जो हैं, ये 7 आपको ध्यान रखना है, बट आसान है। देखो, गिरी के नाम से हैं सारे, ठीक है, यानी पर्वत के नाम से हैं सारे INS। हिमगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, अभी इसको हैंड ओवर किया गया। विंध्यानगिरी और महेंद्रगिरी, ये सब आगे के करंट अफेयर्स में ये सब भी कवर हो जाएगा, यानी सारे बन चुके हैं और सारे हैंड ओवर डिफेंस फोर्सेस को सौंप दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स यानी KITG 2026, इंपॉर्टेंट है। इसके बाकी डेटा तो अभी नहीं आए हैं, आगे के करंट अफेयर्स में मिलेंगे मई वाले में। अभी तो बस इतना ही पता है कि ये ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, मतलब अभी विजेता कौन है, किसने क्या पदक जीते हैं, ये सब नहीं अभी इसमें डिटेल है। अभी इतना डिटेल बस है आपके पास कि इसका आयोजन छत्तीसगढ़ ने किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के लिए कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। एक ऑप्शन आपको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 2-3 जिले हैं जहाँ पे हुआ है, रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्टेट याद रखना है, ठीक है, स्टेट याद रखना है। और चूंकि ये ट्राइबल गेम्स है ना, तो ट्राइबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है परीक्षा के लिए। ट्राइबल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ये किया जा रहा है, और इसका मस्कट भी याद आपको रखना है, ठीक है, मोरबीर, मोरबीर। तो यहाँ बस दो ही चीजें आपको ध्यान रखना है, स्टेट याद रखना है और शुभंकर याद रखना है। हो जाएगा। चलिए, आर्टेमिस मिशन, इसको हम लोग बार बार रिवाइज करते रहते हैं, न्यूज में रहता है तो हर मंथ की करंट अफेयर्स में पढ़ ही लेते हैं। आर्टेमिस मिशन है किसके लिए, आपको याद क्या रखना है। ये मानव को ले जा रहा है, कहाँ पे ले जा रहा है, चंद्रमा के, चंद्रमा की कक्षा में, ठीक है, चंद्रमा को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये प्रोजेक्ट है नासा का, ये तो ठीक है, ये तो कर ही लोगे। लॉन्च डेट वगैरह नहीं पूछेगा, नासा आप लगा दोगे। और इसका पर्पज आपको याद रखना है, पर्पज है यह एक मानव युक्त मिशन है, ठीक है। इसमें 4 लोग जा रहे हैं, 4 लोगों की टीम जा रही है, और 4 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। करेगा क्या है, 1972 के अपोलो 17 आपने पढ़ा होगा। अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार मनुष्य चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेंगे। पर्पज समझ लिए, चंद्रमा को ऑब्जर्व करना है उसकी कक्षा में रहकर। ये 4 लोग कौन कौन जा रहे हैं, इनका नाम है रीड बाइसमैन, दूसरे का नाम है विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, इनका नाम तो आपने सुना होगा, है ना। और चौथे हैं जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना कोच जो है ये चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करने वाली पहली महिला है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद तो चारों रखना है। अगर ऑप्शन पूछेगा यात्रियों के बारे में तो वो चारों ऑप्शन कॉम्बिनेशन में बना के देगा, ठीक है। तो क्रिस्टीना कोच के बारे में ध्यान रखिएगा। अपोलो 11 के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1969 का, जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं ना फैक्ट। चंद्रमा की सतह पर चलकर नमूने एकत्र किए थे नील आर्मस्ट्रांग ने, है ना। और इनका भी नाम साथ में याद रखना है। इनको खैर नहीं पूछता है कोई, बज एल्ड्रिन को, यही फेमस हो गए थे, बज एल्ड्रिन फेमस नहीं हो पाए थे। तो ये अपोलो 11 पहला मानव चंद्रमा अवतरण मिशन था, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन गए थे। चलिए, तो आर्टेमिस सेकंड के बारे में सीख लिया। चलिए क्वेश्चन कीजिए फिर फटक से। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। एक सेकंड, पारित करके किस जिले को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित कर दी। तो स्थायी राजधानी अब अमरावती हो गई है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। बस इतना ही है। यहाँ पे आयकर अधिनियम
बस मैं इसको याद करने के लिए इस क्वेश्चन को डाला हूँ। 1961 आपको याद रखना है। और अमेंडमेंट जो हुआ ये 2025 का है, तो यहाँ पे दो फैक्ट बस ईयर के लिए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से लागू हो गया। और इस एक्ट ने किस एक्ट को रिप्लेस कर दिया? 1961 वाली को। ठीक है, अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब कौन एग्जिस्टेंस में है? 2025। चलिए, 2026 की पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ये ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक है। ये जो हम लोग ब्रिक्स समिट पढ़ते हैं वो नहीं है, ठीक है, ये युवा समन्वय बैठक है। ये भारत ऑर्गेनाइज इसको करेगा। और इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आभासी रूप से। ठीक है। ब्रिक्स 2026, नंबर आपको ध्यान करना है 18। चेयरमैन कौन है? भारत है। ठीक है। और इससे पहले का जो 2025 में हुआ था, ये ब्राजील ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ब्रिक्स में। नंबर आजकल पूछता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेखपाल में तो खैर नहीं पूछेगा, बट पीसीएस आरओ एआरओ में पूछेगा। एक स्टेटमेंट तो यही पूछेगा। पहला स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि ये 17वें नंबर की थी या फिर 18वें नंबर की थी। और दूसरा स्टेटमेंट, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा या फिर कोई और देश करेगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट बना देगा, कॉम्बिनेशन में दे देगा ऑप्शन। तो छोटे से क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो आपको नंबर भी याद रखना होता है। 2026 का जो नंबर है ब्रिक्स का, वो 18वां है। और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री ने कोबा गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है, किस अवसर पर किया गया? ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है ना, इसलिए इसको थोड़ा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको मेंशन किया हूँ यहाँ पे। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। ये तो करंट की बात हो गई, करंट में आपको याद रखना है, सम्राट संप्रति संग्रहालय गोवा गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। किस अवसर पर किया गया? महावीर जयंती के। महावीर जयंती यानी जैन धर्म यहाँ पे आ गया। तो जैन धर्म को क्यों यहाँ पे सम्राट संप्रति से जोड़ा जा रहा है? मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य में आप लोग जानते हैं तमाम यहाँ पे सम्राट हुए हैं, है ना। और वो अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने सपोर्ट भी किया था, है ना, संरक्षण भी दिया था। जैसे जैसे आप अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इन्होंने जैन धर्म को प्रमोट किया था। अशोक की बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया था। एक दशरथ थे इसी मौर्य डायनेस्टी में, इन्होंने आजीवक जो एक सेक्ट था उसको सपोर्ट किया था। तो देखो, यहाँ पे मौर्य वंश में विविध धर्म देखने को मिलते हैं। अलग अलग धर्मों को इन्होंने सपोर्ट किया था, अलग अलग राजाओं ने। ठीक है। तो ऐसे ही राजा एक सम्राट संप्रति भी थे। जैन इतिहास को संरक्षित करने और सम्राट संप्रति की विरासत को सम्मान करने के लिए इसको, इसका मतलब संग्रहालय को बनाया गया। और ये अशोक महान जो हम लोग पढ़ते हैं ना, द ग्रेट अशोका, उनके पोते थे सम्राट संप्रति। ये नाम है, ठीक है, एक राजा का नाम है सम्राट संप्रति। ये अशोक महान के पोते थे। सम्राट संप्रति मौर्य साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। इनका टाइम फ्रेम हिस्ट्री में देखिए तो 224 बीसी से 215 बीसी। इन्होंने जैन धर्म के प्रसार में भूमिका निभाई, इसलिए महावीर जयंती के उपलक्ष्य में उद्घाटन ही किया गया संग्रहालय का। ठीक है, तो ये बातें सम्राट समृद्धि के बारे में थी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको साइंस से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मैं सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है। एलएनजी क्या होता है, पीएनजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, सारी चीजें आप लोग जान जाओगे। बहुत आसान है। बिल्कुल बेसिक सा फैक्ट मैं बता दूं सबसे पहले। देखो, यहाँ पे एनजी लिखा है। एनजी का मतलब होता है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस मीथेन, ये आपको ध्यान में रखना है बस। मीथेन जो है ये नेचुरल गैस है। ये किसी फॉसिल फ्यूल का मतलब ड्राइव की हुई गैस नहीं है। ये नेचुरल गैस है। ठीक है। अब यहाँ पे एल का मतलब अलग हो जाता है, पी का मतलब अलग हो जाता है। ये है तो दोनों सेम ही, बस इनकी स्टेज अलग अलग है। इनका फेज अलग अलग है। फेज का मतलब एक लिक्विड फेज में है और एक गैसियस फेज में है। ठीक है। एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और पीएनजी का मतलब है पाइप्ड नेचुरल गैस। है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन के। पाइप्ड क्यों बोला जा रहा? पाइप्ड इसलिए बोला जा रहा क्योंकि इसको सप्लाई करते हैं घरों में। आपने देखा होगा, है ना, जो बड़े बड़े शहर हैं, अब वो गैस सिलेंडर का यूज नहीं करते, उनके घरों में पाइपलाइन ही है ना। और पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो आपको पता है, इंडियन ऑयल और ये जो हमारा अडानी टोटल गैस है ना। इंडियन ऑयल और अडानी टोटल, IOAG, ये पाइप
का जो नेटवर्क है ये देखते हैं, ठीक है। आईओएजी मतलब कोलाबोरेशन में काम करते हैं इंडियन ऑयल और अडानी टोटल गैस, ये कोलाबोरेशन में काम करते हैं। और घर में जो सप्लाई हो रही है पाइपलाइन से ये वही पीएनजी है, ठीक है, जिससे खाना बनाते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बोथ आर मीथेन बेस्ड नेचुरल गैस, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ये आप सीख गए कि नेचुरल गैस मीथेन होती है, तो मीथेन से ही दोनों रहेगा। वट डिफर इन स्टेट, यानी फेज में ये अलग है, स्टेट में अलग है, एक लिक्विड स्टेट में है और एक गैसियस स्टेट में, ठीक है, इतना सीख लिया। और अंतर किस में है इन दोनों में, इनके स्टेट में अंतर है और इनके उपयोग में अंतर है, उपयोग भी सीख लिया। एलएनजी का उपयोग ज्यादातर कहाँ पे होता है, यदि ट्रांसपोर्ट करना है आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो लिक्विड स्टेट में किया जाता है ट्रांसपोर्ट, है ना, क्योंकि लिक्विड स्टेट के अलग फायदे हैं। अब लिक्विड को आप आप एक स्थान पे या फिर एक क्लोज ऑब्जेक्ट में उसको कन्फाइन कर सकते हैं, लेकिन गैस को नहीं कर सकते इतना आसानी से। गैस को कन्फाइन करना कठिन होता है, लिक्विड को कन्फाइन करना आसान होता है, इसलिए उसको लिक्विड स्टेट में पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद फिर बड़े बड़े टैंकर्स में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एलएनजी में क्या सीखा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड है तो ये नेचुरल गैस, लेकिन नेचुरल गैस, गैस का मतलब गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट को अगर आप लिक्विड में बदलेंगे, तरल पदार्थ में बदलेंगे, तो तरल ऐसी तो नहीं बन जाएगी गैस, तो उसको करना पड़ता है बहुत बड़ा काम। ये काम क्या है, उसको 160 -160 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना पड़ता है गैस को, नेचुरल गैस को, मीथेन को, तब जाके वो एलएनजी बनती है, ठीक है, तब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टैंकर्स में, ठीक है। वही पीएनजी के बारे में अगर देखेंगे, तो पीएनजी क्या है, ये भी नेचुरल गैस है, और सप्लाइड डायरेक्टली टू होम्स एंड इंडस्ट्रीज थ्रू पाइपलाइन, इसी का आपने बड़े स्तर की जो इंडस्ट्रीज है ना वो तो एलएनजी को यूज करती हैं, बट जो छोटे स्तर की मतलब छोटे लेवल की जो इंडस्ट्रीज है वो पीएनजी को यूज करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और अच्छे से अगर सीखना चाहते हैं तो ये देखिए, एलएनजी प्राइमरीली अगर देखेंगे तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इनका यूज होता है एलएनजी का, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए एलएनजी का यूज करते हैं, जबकि पीएनजी जो है ये रेजिडेंशियल कुकिंग, खाना ना बनाने के लिए, और ये जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इनमें पीएनजी का यूज कर लेते हैं। समझ में आया। अब चूंकि ये -160 डिग्री पे आप गैस को ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या चाहिए, एलएनजी रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक टैंक्स। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, है ना। तो जो मतलब बहुत ज्यादा कम तापमान की जो टेक्नोलॉजी होती है, या फिर किसी भी चीज को बहुत कम तापमान पर, या सबसे जो लोएस्ट मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उस पॉइंट तक लाने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको क्रायोजेनिक हम लोग मोटा मोटा समझते हैं, ठीक है। और फिर जब वो लिक्विड स्टेट में है, तो उसको फिर अगर गैस गैस में भी अगर कन्वर्ट करना है तो फिर रीगैसिफिकेशन प्लांट्स भी चाहिए। तो एलएनजी का जो है ना, इसलिए लिखा था वहां पर कि लार्ज स्केल यूज के लिए किया जाता है, तो इसमें पैसा भी बहुत अच्छा खासा खर्च होता है। पहले तो -160 डिग्री पे लाओ, है ना, ट्रांसपोर्ट करो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक जगह से दूसरे जगह, फिर वहां पे फिर आपको फिर लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करो, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी एक मशीनरी चाहिए, यानी प्लांट से चाहिए, तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एलपीजी आ जाइए। अब एलपीजी में आपको यहाँ पे कहीं भी एनजी नहीं दिख रहा है, नेचुरल गैस नहीं दिख रही है, नेचुरल गैस नहीं लिखा है एलपीजी में, इसका मतलब है कि CH4 नहीं है एलपीजी में, ठीक है, CH4 नहीं है। तो फिर एलपीजी में क्या है, एलपीजी में है प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है। तो एलपीजी में आपको मीथेन अगर दिखे तो कट कर देना, क्योंकि आपने सीख लिया कि नेचुरल गैस अगर लिखा है किसी में तभी उसमें मीथेन होगा, ठीक है। अगर एनजी नहीं लिखा है तो फिर उसमें मीथेन नहीं। और एलपीजी जो हम लोग खाना बनाते हैं सिलेंडर्स में, सिलेंडर्स के माध्यम से खाना बनाते हैं ना घरों में, सिलेंडर में जो बढ़ते हैं वो एलपीजी है, ठीक है, वो एलएनजी नहीं है, वो एलपीजी है। घरों में यूज करते हैं हम लोग सिलेंडर, हम लोग तो सिलेंडर से ही बनाते हैं भाई, हमारे घर में, आपके घर में हो सकता है, मेरे घर में तो पाइपलाइन नहीं है, यानी पीएनजी नहीं है, पीएनजी कनेक्शन नहीं है। चलो, तो ये एलपीजी के बारे में था।
अब यहाँ पे सीएनजी आ जाएंगे, देखो तो सीएनजी में तो एनजी दिख रहा है ना, इसका मतलब इसमें तो मीथेन होगा, इसमें मीथेन होगा। सी का मतलब इसको क्या है, बस पुचकार दो उसको, उसको पिचका दो, पिचका दो यानी कंप्रेस कर दो अच्छे से। तो कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। चूंकि नेचुरल गैस है तो मीथेन तो हो गई, मेजर कंपोनेंट क्या है, मीथेन। यूज कहाँ पे होता है, सीएनजी कार आजकल बहुत ज्यादा बन रही है ना, तो यूज इन सीएनजी कार, ऑटो, बसेस, टैक्सी वगैरह। समझ आया। चलिए और चीजें सीख लीजिए। प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपने सीखा कि ये नेचुरल गैस नहीं है, आर नॉट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस तो हम लोग मीथेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन नेचुरल गैस नहीं है, दीज आर ड्राइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये फॉसिल फ्यूल से ड्राइव हो रही है, मीथेन फॉसिल फ्यूल से ड्राइव नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए तो नेचुरल है। और मीथेन के बारे में क्या जानना है, क्योंकि ये नेचुरल गैस है तो ये बहुत ज्यादा हल्की होती है, लाइट है, लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्की होती है। स्टेटमेंट के लिए सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए। और प्रोपेन जो है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से ड्राइव है, हैवियर है, ये हवा से ज्यादा भारी है। प्रोपेन और ब्यूटेन है हवा से ज्यादा भारी होते हैं, ठीक है। तो भारी हैं तो इसको ज्यादातर लिक्विड स्टेट में ही स्टोर किया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में इसको स्टोर किया जाता है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, एनसीईआरटी को। इसको हम लोग शायद पहले भी कवर कर चुके हैं, मार्च की पीडीएम में कवर किए थे। अरब लीग के बारे में पढ़िए, अरब लीग। इसमें देखो करंट में कंट्रीज पूछा जा सकता है कि कितने कंट्रीज हैं, उसमें भारत है कि नहीं है ना, या भारत के पड़ोसी देश हैं कि नहीं है, ये ऐसे मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अरब 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 लीग है तो भारत तो नहीं लगा हुआ है ना, बट पड़ोसी देश हैं उसमें नहीं है। अब चूंकि ये तो जियोग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी मैपिंग अगर ठीक होगी तो उससे भी आप कर ले जाएंगे कि अरब रीजन जो है, उसमें उसमें जो कंट्रीज हैं वो तो लाई करेंगे ही, बाकी दाएं बाएं की भी हम लोग देख लेंगे, मैप लगाया हूं मैं तो मैप से दिख जाएगा। अरब परिषद ने मिस्र के नॉमिनेशन को स्वीकृति प्रदान की है, तो यहाँ पे कंट्री आपको याद रखना है मिस्र, ठीक है। मिस्र, यहाँ पे मिस्र के एक व्यक्ति हैं नबील फहमी, नबील फहमी, नबील फहमी को अरब लीग का अगला महासचिव चुना गया। ये करंट का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब अरब लीग के बारे में पूछ लिया जाएगा, देखो तो स्टेटमेंट से पूछ लेगा। अब पीसीएस में तो ऐसे ही पूछेगा, एक करंट का देता है, एक स्टैटिक फैक्ट पूछता है, दो स्टेटमेंट बना देता है ना। तो अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में, काहिरा में, काहिरा में, ठीक है। जल्दी से बताइए काहिरा कैपिटल किस कंट्री की है, कमेंट करके बताइए। क्षेत्रीय संगठन है और इसमें 22 कंट्री है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए ये है अरब लीग में जो कंट्री लाई कर रही है, ये 22 कंट्री है। देखो तो ये सब आपको समझ में आ रहा, ये पूरा, और ये अफ्रीका का ये रीजन, नॉर्थ अफ्रीका जो है पूरा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। मोरक्को, ये मौरितानिया, अल्जीरिया, तुनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। ये क्वेश्चन में हो सकता है पूछ भी ले कि अरब कंट्री में कौन कौन सी कंट्री हैं, और तमाम ऑप्शन बना दे 1 2 3 4 5 करके, अब उसमें मिलाते रहिए कौन कौन सी कंट्री है। इसको थोड़ा पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा एक नजर अच्छे से, ठीक है भैया। चलिए इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस ने सिन गैस के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है पहले से, तो ये फिर से चर्चा में थी, इसको देख लेते हैं क्या है सिन गैस। सिन गैस के बारे में पढ़िए। सिन गैस क्या है, कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित एक स्वच्छ ईंधन है। पहली बात तो ये है कि ये एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है, या ग्रीन फ्यूल है, इसको ऐसे भी बोल सकता है, स्वच्छ ईंधन है। बन कैसे रही है, बनने के लिए तो कोयला चाहिए पड़ रहा है, और कोयला है फॉसिल फ्यूल, है ना। तो फॉसिल फ्यूल से अगर कोई स्वच्छ ईंधन बन रहा है ये अच्छी बात है, तब तो सिनगैस इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। कोयला गैसीकरण करोगे तो आप सिनगैस पालोगे। कोयला जो है ये बायोमास को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे इनपुट जो है वो कोयले का है, और कोयले से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से ये बनी होती है सिनगैस, ठीक है। इस गैस को सिंथेसिस गैस भी कहता है। ये एक दो बातें आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। न्यूज में क्यों थी सिनगैस, क्योंकि अब भैया नेचुरल गैस एलपीजी हुआ या
या फिर प्रोपेन की कमी को दूर करने के लिए, तो ये जो फ्यूल है या फिर ये लिक्विड स्टेट वाले हों चाहे गैसियस स्टेट वाले हों, तो ये बहुत प्लेंटी में तो है नहीं, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में तो है नहीं, लिमिटेड है। तो उसका ऑल्टरनेट गवर्नमेंट करती रहती है, खोजती रहती है, तो ये उसी का कुछ आउटपुट होगा। तो नेचुरल गैस एलपीजी या फिर प्रोपेन की कमी को दूर करने के लिए इस्पात उद्योग की भट्टियों में सिन गैस का उपयोग किया गया। तो सिन गैस से कुछ रिजल्ट मिले होंगे ठीक ठाक, तो ठीक ठाक मिलेंगे तो आगे प्रोडक्शन होगा, नहीं तो फिर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये देखिए युवा संगम कार्यक्रम, इसमें बहुत खास तो नहीं है, बट हल्का सा जाने रहिए। 2023 में लॉन्च के बाद से युवा संगम का विस्तार कई चरणों में हो रहा है। न्यूज में बस इसलिए था कि एक चरण और इसका बढ़ा दिया, चरण 4। अब युवा संगम है, युवा संगम का मतलब कि युवा जो है वो एक जगह इकट्ठे होंगे या फिर किसी एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तो यही सब है, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। अभी हाल ही में 2026 में इसको लॉन्च किया गया, चरण 4 को। सबसे पहला चरण 2023 में लॉन्च किया गया था इस तरीके से, चौथा चरण ये 2026 का है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक प्रोग्राम काम करता है युवा संगम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस द्वीप पर, किस आइलैंड पर 1500 वर्ष पुराना सीढ़ीदार जलाशय मिला है? एलिफेंटा द्वीप पर। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे, जल्दी से बताइए कमेंट करके। महाराष्ट्र में है क्या? चलिए, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाया हूँ, क्वेश्चन आएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ये जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूएनएफसीसीसी जिसे बोलते हैं, इसकी जो मीटिंग होती है वो कोप के नाम से होती है ना। जैसे कोप 33 है तो ये 33वीं मीटिंग है इसकी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोप 32 कहाँ हुआ, कोप 33। अब क्वेश्चन में, अब देखो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको आगे वाली भी पता होना चाहिए, वर्तमान भी पता होना चाहिए, और पुरानी वाली भी पता होना चाहिए। ये पूछेगा, वो कॉम्बिनेशन में पूछेगा। लेखपाल के लिए पढ़ना है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लेना कि कोप 33 जो है वो कहाँ पे होगी, ठीक है, या फिर 2026 की कहाँ होगी, बहुत कठिन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे कुछ हेर फेर हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हेर फेर क्या हुआ है। अब भारत ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ कारण है उसके, तो ऐसा हुआ है। भारत ने 2028 में होने वाले कोप 33 की मेजबानी हेतु अपनी दावेदारी वापस ले ली है। 2028 में हम लोग पुराने करंट अफेयर्स में पढ़ते थे कि कोप 33 कौन सा स्टेट या फिर राष्ट्र आयोजित करेगा कोप 33 को, तो भारत पढ़ते थे। अब भारत ने विड्रॉ कर लिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, भारत ने 2028 का जो कोप 33 होने वाला था उससे विड्रॉ कर लिया। कारण क्या बताए? कारण ये बताए कि 2028 में हम अगर कोप 33 करा देंगे, क्योंकि बड़ा मीटिंग होता है, बड़ा काम होता है ना, और तमाम कंट्रीज के चीफ वगैरह आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है, बहुत खर्चा पानी बहुत होता है। 2030 में चूंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की संभावित मेजबानी भारत को करना है, तो 2 साल बाद ही है ये काम, तो लग रहा होगा कि काम बढ़ जाएगा, तो है ना, तो पीछे हट लिए। लॉजिस्टिक बोझ तो बढ़ ही जाएगा, उच्च जलवायु लक्ष्यों के लिए दबाव भी है भारत के पास। ये जो कंट्रीब्यूशन हम लोग बताते हैं क्लाइमेट वाले, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये संभावित कारण है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, कोप 2000, ये सॉरी, कोप 31 जो है 2026 में, यानी वर्तमान ईयर जो है, कौन कराएगा? ऑस्ट्रेलिया और तुर्की कराएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रट लेना है, ये वाला पेज रट लेना है। 2000 ये कोप 32 जो है ये 2027 में होगा, यानी अगली साल ही इथोपिया ऑर्गेनाइज कराएगा। और 2028, ये 2026 हुआ, 2027 हुआ, 2028, 2028 में कोप 33 था। तो अब भारत तो है नहीं, भारत ने विड्रॉ कर लिया, तो अब कौन कराएगा? ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद दक्षिण कोरिया करा सकता है। ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। बट इसी फैक्ट को आपको याद रखना है, कराने वाला था तो इंडिया, है ना, क्योंकि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, तो अब इंडिया की जगह कौन कराएगा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट सारे याद रखने हैं। यूएनएफसीसीसी के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि। ओके, काम क्या करता है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव
हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन को रोकना है। रोको तो पा नहीं रहा है ना, कुछ हो तो है नहीं रहा है। अरबों रुपए का फंड इकट्ठा हो रहा है, इन सब पे काम भी हो रहा है, बट कहाँ हो रहा है कुछ, उसका रिजल्ट आउटपुट तो दिख ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे कई बार। 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, वहीं पे इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, यूएनएफसीसीसी ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो 1994 से लागू हुआ था। इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है तो उत्पत्ति याद रखिएगा, रियो अर्थ समिट 1992 वाली जो थी, वहीं से आया था ये, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईयर याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015 के लिए आधार प्रदान किया था। देखो इससे तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप याद रखिएगा। 1997 पूछा जाता है, 1987 पूछा जाता है। ये क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है। ये क्या है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है। पेरिस समझौता ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोप 21 पढ़ते हो ना, बहुत फेमस है कोप 21। यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे पेरिस समझौते में, और 2015 का ये भी मैचिंग मैचिंग में देखी जाता है, ठीक। अगर यूएनएफसीसीसी की पहली कोप अगर बात करें, सीओपी जो 33 अभी पढ़े हो ना, 33 विड्रॉ कर लिया भारत ने। सीओपी वन अगर पूछे, सीओपी वन यानी सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी इस कन्वेंशन की, तो ये 1995 में हुई थी, क्योंकि 94 में आ गया था यूएनएफसीसीसी। 94 में आ गया था, 95 में पहला सीओपी मीटिंग हुई थी बर्लिन में, ठीक है। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, कैपिटल है ना। चलिए क्वेश्चन कीजिए, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 25 हिमालयी ग्रिफन ग्रिफन गिद्धों की मौत हो गई। सो सैड है ना। दुधवा, ये जितने खतरनाक हैं उतने सेंसिटिव भी हैं, जितने खतरनाक हैं ये उतने ही सेंसिटिव भी हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इतना बड़ा प्राणी को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, वो नेचर ने दिया है ऐसा उसको। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा के बारे में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में किया था ये क्वेश्चन। दुधवा नेशनल पार्क का ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका एरिया ही पूछा था। जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ना लेखपाल वाली, आप टेस्ट हो चुके हैं उसके, प्ले लिस्ट पे है, उसको देख के जाइएगा एक बार, 2 बार देख के जाइएगा। 2 टेस्ट और बचे हैं, मैं 10 टेस्ट कराऊंगा तो बाकी 2 टेस्ट अब मिल जाएंगे, अभी 2-4 दिन में मिल जाएंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे लाई करता है, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में भारत नेपाल सीमा के साथ तराईपेटी में स्थित है। जगह पूछी जाती है, ठीक है। ऑप्शन में या तो दोनों दिख जाएंगे, या फिर लखीमपुर खीरी दिखेगा या फिर बहराइच दिखेगा, कोई भी मार देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों देखें तो दोनों मार देना। 490 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है टेस्ट सीरीज में। दुधवा देखो, एक चीज मैं बता दूं, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ना, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या है इसके अंदर। ये टाइगर रिजर्व अपने में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क भी है, ये आपको ये समझ लीजिए, ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। और इसी में क्या क्या है, इसी में है दुधवा नेशनल पार्क, इसी में है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसी में है कतरनिया कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों हिस्से मिला के ना बनते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए, हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 कहाँ पर आयोजित किया गया। बस कंट्री का नाम याद रखना होता है हम लोगों को, किस किस के बीच में हुआ और ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ। साइक्लोन मिस्र के साथ होता है, ठीक। साइक्लोन मिस्र के साथ होता है, भारत और मिस्र के साथ। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, एक बार हमारे यहाँ हो जाता है, एक बार वहां पे हो जाता है, तो इस बार वहां की बारी है तो मिस्र में हुआ। इस जगह का नाम याद रखना, अंसास, अंसास है ना, अंसास। चलिए, आजकल बीसीएस तो भाई डेट भी पूछ ले रहा है, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, 2025 का प्रीलिम दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे। तो इस पे भी मतलब ध्यान देना पड़ रहा है आजकल। अन्न अभ्यास जो है मिस्र के साथ हम लोग डेजर्ट वॉरियर भी करते हैं और ब्राइट स्टार भी करते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का मत्स्य उत्पादन देखते हैं। हम लोग दूसरे सबसे बड़े देश हो गए हैं मत्स्य उत्पादन में, मछलियों के प्रोडक्शन में। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन करने वाला देश बन गया, इसलिए न्यूज में था, ठीक है।
ये आपको दूसरा नंबर याद रखना है। चलिए, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन है 8% का। कंट्रीब्यूशन है 8% का, अच्छा खासा है। और बजट 2026-27 में मत्स्य क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ निर्धारित भी किए गए। ठीक, बजट से क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है बजट का कुछ स्कीम लिख देगा सामने, बजट का अमाउंट लिख देगा, मैचिंग मैचिंग कराने के लिए पूछे तो तभी पूछा जा सकता है ये बजट वाला क्वेश्चन। ठीक है। फरवरी की जो पीडीएफ मैंने दी है उसमें यूनियन बजट भी मैंने कवर करके दिया है और यूपी बजट भी कवर करके दिया है। ठीक है, पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा सारी, पेड ग्रुप वाले जो है उनके लिए बोल रहा हूँ। फरवरी का मैंने वीडियो बस रिकॉर्ड नहीं कर पाया समय के चलते, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चर्चा में रही सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा चर्चा में रहता ही है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? असम और अरुणाचल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सुबनसिरी नदी पर विकसित की जा रही है। सुबनसिरी के नाम से रिवर ही है तो याद रखिएगा सुबनसिरी कहाँ पे फ्लो करती है? बॉर्डर पे फ्लो करती है, असम और अरुणाचल प्रदेश में। देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा सुबनसिरी किस किस के बॉर्डर पे फ्लो करती है, तो तमाम क्वेश्चन बन जाते हैं। असम अरुणाचल प्रदेश लगा देना। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मैंने आपको एक बार समझाया था, बताइए क्या है? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताएंगे तो पता चलेगा वीडियो सीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, कुछ समझते हो नहीं समझते हो, कि बस आपको बनाना टाइप का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है ना? रन ऑफ द रिवर बताइएगा क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। चल, अगेन बायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ साइंस का क्वेश्चन है। हम लोग एक पढ़ते हैं इंसुलिन पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं ग्लूकागॉन। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इंसुलिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, अब तो समझ गए होगे इस फॉर्मूले से, है ना? यानी जो काम इंसुलिन करता है वो काम ग्लूकागॉन नहीं करता है, और जो काम ग्लूकागॉन करता है उसका अपोजिट इंसुलिन करता है, यही मतलब हुआ। यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन की आपस में बनती नहीं है। ग्लूकागॉन अगर ज्यादा हो गया तो इंसुलिन फिर ज्यादा चाहिए हमें, नहीं तो ग्लूकागॉन खा जाएगा शरीर को। और इंसुलिन अगर ज्यादा हो गया बॉडी में तो फिर ग्लूकागॉन भी चाहिए, नहीं तो इंसुलिन इतना बढ़ जाएगा ब्लड में तब भी मर जाएगा इंसान। इसलिए दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इंसुलिन के बारे में तो आप लोग पढ़ते ही हैं, है ना? इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड में जो शुगर है, रक्त शर्करा है ना, इंसुलिन इसको कम करता है ना? इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है, और इसी का विपरीत ग्लूकागॉन रक्त शर्करा को बढ़ाता है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन के बारे में क्या सीखा? ये रक्त शर्करा को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा को कम करता है। तो ना तो हमें कमी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा बढ़ोतरी चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस, तभी जाके इंसान ठीक रहेगा, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाएगा कहीं पे, है ना? चलिए कुछ और यहाँ पे पढ़िए। अधिक वजन वजन वाले हैवी वेट और डायबिटीज, डायबिटिक तो है ही आजकल, तो बच्चे भी डायबिटिक हो जा रहे हैं, है ना? बड़ी बुरी स्थिति है। डायबिटिक से ग्रस्त परिवार और आहार में अत्यधिक चीनी का सेवन करने वाले व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह का जोखिम अत्यधिक बढ़ रहा है। खतरा किससे है? टाइप 2 डायबिटीज से। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज से। ये क्या है? चलो सीखते हैं। इसके पहले कभी पढ़े थे डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2? पढ़े होंगे तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। टाइप 1 की अगर डायबिटीज है किसी व्यक्ति में, तो इस कंडीशन में क्या होता है? टाइप 1 में आपका जो पैनक्रियाज है, क्योंकि पैनक्रियाज के बारे में तो जानते होगे, इंसुलिन रिलीज करता है। यही तो इंसुलिन रिलीज करता है जो ब्लड शुगर को कम करता है। तो उत्पादन करने वाला जो ऑर्गन है वो पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज ही अगर खराब हो गया तो फिर इंसुलिन कौन बनाएगा? और इंसुलिन अगर नहीं बनाएगा पैनक्रियाज, तो फिर ग्लूकागॉन तो हीरो बन जाएगा, है ना? ग्लूका क्या है? ग्लूकागॉन क्या बन जाएगा? हीरो बन जाएगा, यानी ब्लड में ग्लूकागॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको काटने के लिए ही तो इंसुलिन है,
इंसुलिन बना ही नहीं रहा पेनक्रियास, तो ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, यानी ब्लड शुगर जो है वो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और आप क्या हो जाओगे, आपका खेल हो जाएगा, हमारा खेल हो जाएगा। तो पेनक्रियास फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन, टाइप 1 का ये भी खतरनाक है यार। टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, टाइप 2 में सेल्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड द सर्कुलेटरी इंसुलिन, ये तो और खतरनाक है ना। पेनक्रियास जो थोड़ा बहुत बनाता भी होगा, फेल्स का मतलब यहाँ पे डेड नहीं है, पेनक्रियास फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन इनसफिशिएंट अमाउंट, यहाँ पे पूरी बात क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट। तो टाइप 1 में तो पेनक्रियास फेल तो होता है, मतलब वो ठीक से काम नहीं करता, इंसुलिन धीरे 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 वो रिलीज करता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर पाता जितना जरूरत है। तो टाइप 1 में तो ठीक है, पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज तो कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है। तो जितना भी रिलीज कर रहा है, और अगर टाइप 2 का है, टाइप टू की अगर आपको डायबिटीज है, तो यही जो इंसुलिन थोड़ा बहुत रिलीज कर पा रहा है पेनक्रियास, ये आपके ब्लड में मिल ही नहीं पाएगा। अब आपकी सेल्स ही गड़बड़ हो गई, अब से सेल्स मतलब डैमेज हो गई, सेल्स ये जो बचा कुचा इंसुलिन था ये आपके ब्लड में सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फिर तो ये कौन सी खतरनाक स्टेज हुई, ये ज्यादा खतरनाक स्टेज हुई ना, ये डेंजरस है। मतलब जो बचा था, जो बचा कुचा मिल भी रहा था पेनक्रियास से टाइप 1 डायबिटीज में, और टाइप 2 अगर हो गए तो फिर वो भी नहीं आपको यूज कर पा रहा है ना, वो भी आपके ब्लड में मिल नहीं पा रहा। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आदमी जिंदा रह सकता है, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। समझ आया। चलिए, 13 अप्रैल डेट याद आ गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल पूछा जाता है परीक्षा में। डेट क्या है, डेट तो पता है, ईयर क्या है, 1919, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 2026 को राष्ट्र ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बस इतना ही याद रखना है, ऐसे पता ही होगा, कुछ नया फैक्ट तो है नहीं। बस यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ फैक्ट रिकॉल हो जाते, इसलिए मैं डाला हूँ इस टॉपिक को। 13 अप्रैल, बैकग्राउंड जल्दी से देख लेते हैं। बैकग्राउंड में यही था, रोलेट एक्ट, इसके बारे में जानते ही हो, है ना। बिना मुकदमा चलाए किसी को भी धर लेती थी पुलिस, शक के आधार पर बस। संदिग्ध राजनीतिक असंतोष फैलाने वालों को बिना मुकदमा के अधिकतम 2 वर्षों की कैद। ये बढ़िया धैर्य है साहब, नहीं, जिस पे भी शक हो रहा है उठा के ले जाओ, 2 साल के लिए बंद कर दो, मुकदमा भी नहीं कर पाओगे। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया, इसी के अगेंस्ट में, रोलेट एक्ट के, ठीक है, 6 अप्रैल को। और महात्मा गांधी जी ने इसको ब्लैक लॉ भी कहा, ये भी याद रखना है किसने कहा, ठीक है, किसने कहा ये भी याद रखना है। हुआ क्या था, ये आपने पढ़ा होगा, सफुद्दीन किचलू साहब और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, इसी के प्रोटेक्शन में भीड़ इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर की ये घटना है। और उस बाग में क्या किया था इस आदमी ने, जनरल डायर ने, आपको पता है ना, गोली चलवा दी थी, भुनवा दिया था पूरा, है ना, हजारों लोग इसमें मारे गए थे, बच्चे भी मर गए थे, महिलाएं भी मर गई थी। और डायर के साथ जो टुकड़ी तो भारतीय ही थी ना भाई, है ना, कर्मचारी तो भारतीय ही थे जो उसमें सिपाही थे। तो यहाँ पे गुरखा बटालियन थी और बलूच बटालियन थी, गुरखा और बलूच बटालियन, ये जो टुकड़ी थी, निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था डायर ने। और ये साला बच भी गया था बाद में, है ना, इसके खिलाफ कुछ हुआ भी नहीं था, ठीक है। 1000 प्लस पुरुष महिलाएं बच्चे सब मारे गए थे। हंटर कमीशन बिठाला था इसकी जांच के लिए, हंटर कमीशन के बारे में पूछा जाता है, इसकी जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड के। जांच में कुछ नहीं हुआ था, इसको बच गया था जनरल डायर, ठीक है। कोई भी दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की थी इस कमीशन ने, तो बकवास कमीशन था कुल मिला के। चलिए, अभ्यास 10 लिख के बारे में देखिए, 7वां संस्करण याद रखना है आपको, 7वां संस्करण है। 7वां संस्करण कहाँ पे, उज्बेकिस्तान, यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। किस जगह पे हुआ है, सॉरी, किस जगह पे हुआ है, नमनगन, उज्बेकिस्तान, नमनगन उज्बेकिस्तान, जगह इंपॉर्टेंट है। इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिख 2026, नमनगन उज्बेकिस्तान, ठीक है, दिख रहा है, नमनगन उज्बेकिस्तान। चलिए, नेक्स्ट है भारत के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स,
2.0 को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ का कोष निर्धारित किया? कोष यानी फंड, 10,000 करोड़। स्टार्टअप इंडिया के लिए भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया, इसको फंड ऑफ फंड्स बोला जा रहा है। फंड ऑफ फंड्स 2.0 में कितना कोष निर्धारित किया है? 10,000 करोड़। चलिए ठीक है। नवा हिंद महासागर सम्मेलन 2026 कहाँ पे आयोजित किया गया? मॉरिशस में। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको देखिए। ई सेफर, ये इंपॉर्टेंट है। ई सेफर ये क्या है? साइबर सुरक्षा कीवर्ड है, आपको साइबर सुरक्षा याद रखना है। साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम है। और हर यहाँ पे लिखा है, यानी एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महिलाओं को कर रहा है, तो महिला भी लगा लेंगे। ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं को डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ना है। ठीक है, मतलब डिजिटली उनको एजुकेट करना है। कुल मिला के 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख महिलाओं को डिजिटाइज करना है और एजुकेट करना है रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, साइबर अवेयरनेस, ये सब जो कह लो। ठीक है, चलो देखिए। एक ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब से क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। चर्चा में रही लांजिया साओरा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसा। चलिए, इसको हम लोगों ने पहले भी कवर किया था। मतलब उस टाइम पे बस नोटिफाई किया गया था और जगह पता थी कि यहाँ पे बनेगा, लेकिन अब बन चुका है। ठीक, और आधिकारिक रूप से यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ढोलेरा पढ़े थे ना हम लोग, बहुत, मुझे लगता है 1-2 साल हो गया। गुजरात के ढोलेरा में एक नए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, यानी चिप बनाई जाएंगी। सेमीकंडक्टर क्या होता है? यही ना। चिप निर्माण इकाई की स्थापना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। ढोलेरा याद रखना है, जगह का नाम ढोलेरा, गुजरात। ये भारत सेमिकॉन मिशन जो है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बजट में ये पैसा भी याद रखना, 1,000 करोड़ रुपए। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश संबंधी नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। क्योंकि ये जो कर्नाटक सरकार थी, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, एक दिन का। ठीक है, कि 1 दिन की छुट्टी महिलाओं को हर महीने मिलेगी, मासिक धर्म अवकाश उसको बोला गया। ठीक है, तो इसी को लेके यहाँ पे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? यही पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने 1 दिन का मासिक धर्म जो अवकाश है घोषित किया है। तो कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी ये सब नहीं पूछेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्ती दी है, निर्देश दिया है, ये सब उसके रिगार्डिंग तो बस हम लोग को करंट अफेयर जानना होता है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखिए। अब चूंकि ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट है, किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं सर? इस हाईकोर्ट ने माना है कि महिला का मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद, यानी स्वास्थ्य जो है वो अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। 21 क्या है? राइट टू लाइफ। बिल्कुल सही है ना? तो हर मंथ में कम से कम 1 दिन का, एक दिन का छुट्टी तो होना चाहिए। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 मामले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की। सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। मासिक धर्म स्वास्थ्य जो है ये आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित है और फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है, इसलिए कोर्ट जो है ना वो इतना जोर दे रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को अगर लागू कराना है तो वो लागू कौन करता है? जुडिशरी करती है ना? जुडिशरी करती है, करवाती है, मतलब सख्ती से करवाती है। करती, एग्जीक्यूट तो गवर्नमेंट ही करती है, बट उसको और तेजी से करवाने के लिए जो डायरेक्शन और ये निर्देश वगैरह जो जुडिशरी देती है, तो वो अपना काम करती रहती है। ये आपको मामला भी याद रखना है। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। ये जो मुकदमा आया था, इसमें जो आर्गुमेंट हुए थे, जो इसमें बहस हुई थी, उसी बहस में आर्टिकल 21 को मौलिक अधिकार के रूप में माना है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। ठीक,
अब ये सब चीजें ऐसी तो है नहीं कि इसको कोई चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को तो नहीं करोगे ना यार। ये तो मतलब ये नीड है, मतलब ये महिलाओं की नीड है, उनको एक दिन का छुट्टी रहना ही चाहिए, है ना, रहना ही चाहिए। चलिए, ये देखिए लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक जो है 131वां को पारित करने में विफल रही। चलिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि काम हो नहीं पाया लोकसभा में। परीक्षा में क्या जानना है आपको? ये जो 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2026 का, ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है विधायिकाओं में, यानी स्टेट लेजिस्लेशन में, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से इसका रिलेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लॉन्च तो किया गया था वैसे 106वां, ये 106वां संविधान संशोधन के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। अब उस साल नहीं हो पाया होगा, फिर अगली साल नहीं हो पाया, है ना, तो अगली साल नहीं हो पाया तो फिर वो नंबर बढ़ता जाता है, 106 से 107 हो जाएगा, फिर 120 भी होगा, है ना, हो सकता है बीच में 118 भी होगा, और फाइनली फिर जो अभी 2026 का जो है वो 2026 का जो नंबर है वो 131वां नंबर है। तो ये भी, ये पारित नहीं हो पाया, तो 131वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। ठीक। रिलीफ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? रिलीफ में आपको कुछ कीवर्ड्स आपको देख लेना है। एक्सपोर्ट से आप पहुंच सकते हो, है ना, एक्सपोर्ट से आप पहुंच सकते हो। निर्यात सहायता के लिए, रिलीफ का फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, रिलीफ योजना। ऑप्शन में इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन बनाएगा ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा आपको निर्यात। रिलीफ में महिलाओं का दे देगा, दिव्यांग जन का कुछ लिख देगा, है ना, कोई वेलफेयर वाली स्कीम लिख देगा, वृद्धजनों वाली, तो वो सब लगने लगेगा, ये नहीं लगेगा तो गलत करके आ जाओगे। इसलिए याद रखिएगा, रिलीफ में ई का मतलब एक्सपोर्ट है, तो कुछ कुछ याद बना रहेगा। एक्सपोर्ट का काम हैंडल कौन करता है? यही करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे बनाया गया? सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। मजे की बात क्या है, ये नॉमिनेटेड है, ये नामित सांसद है, इसलिए स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक रूप से पहली बार ऐसा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हाँ, इनकी विजिट याद रखिएगा, अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट साहब की श्रीलंका विजिट भी हुई है। ठीक है, तो कंट्री एंट्री पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कहाँ पे। और चूंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की द्वीपीय देश की पहली यात्रा है, ये यहाँ पे उप कर लेना, उपराष्ट्रपति की द्वीपीय देश की पहली यात्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका याद रखिएगा। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीवी राधाकृष्णन साहब। चलिए, इसको देखिए, इस महोत्सव का नाम है आओले आंग। आओले आंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, ऑप्शन में वही नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट रहेंगे। ठीक है। नागालैंड, कोनयाक समुदाय, ये ट्राइब है, द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल तो जानती हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी है, बहुत सुंदर सा पक्षी है। और साथ में ये भी बताया था कि ये जो सुंदर पक्षी है हॉर्नबिल, ये नागालैंड का राजकीय पक्षी नहीं है। ठीक है, राजकीय पक्षी नहीं है। अगर ऑप्शन में स्टेटमेंट में आए तो गलत कर देना। विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल, हम लोग को पता है। और इस बार की थीम याद रखिए, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लानेट। 22 अप्रैल से और भी याद कर लो, 22 मार्च भी एक डेट है, 22 अप्रैल देख ही लिया, 22 मई भी है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए। पीएम ग्राम सड़क योजना थर्ड, ये लॉन्च तो बहुत पुरानी योजना है। पीएम ग्राम सड़क 2000 में लॉन्च की गई थी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थी। 2000 में लॉन्च किया गया था इसको। और चूंकि ये तीसरा चरण वाला है, तो इसमें क्या है, ये जो ग्राम सड़क योजना है, इसको मार्च 2025 के बाद मार्च 2028 एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, न्यूज में बस इतना था, एक्सटेंड कर दिया 2028 तक जारी रखने, और इसके बजट में भी वृद्धि की मंजूरी दी है। तो 2028 याद रखिएगा। अब अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो स्टैटिक क्वेश्चन तो पक्का पूछना ही पूछना है स्टेटमेंट में।
और स्टैटिक रहेगा ये वाला। इसको 2002 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में लिख देगा 2005, 2006, 2003, कुछ भी बना देगा। ठीक है। यह योजना मूल रूप से 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन 15-16 से फिर डिवाइड कर लिया गया। स्टेट का भी और यूनियन का, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा 60-40 का रेशियो में। ठीक है, 60 सेंट्रल का, यूनियन का, 40 स्टेट का। सुपर इंपॉर्टेंट, तूती द्वीप कहाँ पे स्थित है? सूडान में एक शांति कृषि आश्रय वाला द्वीप था ये, लेकिन शांत नहीं रहा, तो वहां पे तबाही हो रही है ना। वहां की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने शायद कब्जा वब्जा किया है, और वहीं पे कुछ इंटरवेंशन वाले काम चल रहे थे। ये जो तूती द्वीप है ना, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये व्हाइट नील जो है, नील पढ़ते हैं कि नाइल? हम तो नील ही पढ़ते हैं यार। श्वेत नील नदी और ये जो ब्लू नील है, इसके संगम पर स्थित है। यानी इस तरीके से ये रिवर जा रही है, और ये दूसरी रिवर जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, ये आगे मिल जा रही है, तो ये नाइल रिवर बन जा रही है। और इसके बीच में क्या है? ये है आपका तूती द्वीप। ठीक, इमेज लगाया हूँ, इमेज में देख लीजिए। ये देखो, ये ब्लू नाइल है, और ये व्हाइट नाइल आ रही है। ये बीच में आपको तूती आइलैंड दिख रहा है। ठीक है, ये तूती आइलैंड, आगे जाके रिवर नाइल बन जा रही है। ये भी पूछा जाता है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल कहाँ पे मिलती हैं? ये खार्तूम में मिलती हैं। ठीक है, खार्तूम कैपिटल है सूडान की। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, पिछले महीने की करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मार्च की, कि टोटल रामसर साइट्स जो हैं वो 98 हैं। अब अप्रैल में पढ़ रहे हैं, तो अप्रैल में 99 हो गया। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट याद रखना होता है। और इससे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, कि ये जो 99 रामसर साइट है, ये यूपी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेखा झील पक्षी अभयारण्य इसका नाम है, और ये अलीगढ़ में है। ठीक, अलीगढ़ ही पूछा जाएगा, तो एक अलीगढ़ भी याद रखना है, और दूसरा इसका नाम याद रखना है। टोटल हो गए 99। वर्तमान स्थिति क्या है भारत में? रामसर स्थलों की कुल संख्या 99 हो गई है एज ऑन अप्रैल 2026। सेखा झील पक्षी अभयारण्य अलीगढ़ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर दो। यूपी में हम लोग सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हम लोग पढ़ते थे? तमिलनाडु। वो अभी भी है, तमिलनाडु ये फर्स्ट है। और यूपी कौन से स्थान पर? सेकंड स्थान पर है। ठीक है, यूपी में टोटल कितने हो गए हैं? 12। ये 12 नंबर याद रखना है, 12 नंबर। दोस्त 3 स्टार मार दे रहा हूँ, 12। चलिए, शेखा झील अलीगढ़ पढ़ लिए। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 हेक्टेयर में फैली पानी की एक बारहमासी आर्द्र भूमि है। बेसिक फैक्ट, 1971 जानते हैं, रामसर कन्वेंशन, ईरान। ठीक है, 1975 से लागू हुआ, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में यह संधि 1982 से लागू है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल पेंटानल, साउथ अफ्रीका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हो गया सब याद। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? चेयरमैन तो पीएम साहब होते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लाहिड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। लेखपाल की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष पीएम है, और वाइस चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है इनको। ठीक है, कोई हल्का इंसान नहीं होता है। अभी हाल ही में ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से किस देश ने अपनी वापसी की घोषणा की है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ओपेक जो एक अलायंस है ना, ऑयल वाला, यूएई ने विड्रॉ किया। ठीक है ब्रदर, तो ये हम लोगों का हो गया अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। और इनको देखिए, पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ में नंबर वहां पे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं पेड ग्रुप पे ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद। मैं टेस्ट नंबर 9 में जो हम लोग लेखपाल के लिए कर रहे हैं, बाकी मैं अपडेट किया हूँ उसके बारे में। आप लोग पूछ रहे थे ना, हाई कोर्ट, आरओ यारो, मीटिंग सीटिंग पैटर्न, ऐसे, है ना, ये दुनिया भर की बातें, वो उसमें अपडेट किया हूँ, तो देख लेना। कल की जो बातें हुई है ना, डायरेक्टर और जज के बीच में मीटिंग डिस्कशन जो है, वो मैं थोड़ा बहुत वहां पे बताया था, ऐसा ऐसा हुआ है। अब बाकी जो होगा वो आगे पता चलेगा, तो आगे भी अपडेट कर देंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।